अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक नई वीडियो लाए हैं मेजरमेंट्स की 15th वीडियो, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। अब डायमेंशंस पे पीछे भी 2 वीडियोस बन चुकी हैं, जिनमें पहली वीडियो में हमने डायमेंशंस को डिफ़ाइन किया, थोड़ा सा इंट्रो दिया, एक्सप्लेन किया, और दूसरी वीडियो में हमने देखे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स और डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस और इसके बाद वाली वीडियो जो डायमेंशंस पे होगी उसमें हम डायमेंशंस के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब पीछे जब हमने पढ़ा डायमेंशनल इक्वेशन को, वो क्या था कि जैसे मान लो किसी फिज़िकल क्वांटिटी को फोर्स, ठीक है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं फिज़िकल क्वांटिटी को, उसके डायमेंशंस, और उसको इक्वेट करते हैं उसके डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, यानी कि बेस क्वांटिटी से बना है उनके डायमेंशंस ml/t²। इसको डायमेंशनल इक्वेशन हम कहते हैं। ठीक है, हमने पीछे देखा पिछली वीडियो में। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या है कि किसी डायमेंशनल इक्वेशन या कोई फिज़िकल इक्वेशन है, उसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करना या उनको चेक करना। ठीक है, कंपेयर करना, इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डेफिनेशन लिखो। चेकिंग या कंपेयरिंग डायमेंशंस on both sides of an equation is called dimensional एनालिसिस। ठीक है, अब ये तो सिंपल थी डेफिनेशन, इसकी कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन इसके क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, अहमियत क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो ज़रा देखो। सो इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इम्पोर्टेंस of dimensional analysis, ज़रा देखो। अब डायमेंशंस को कंपेयर करना, ठीक है, कोई इक्वेशन है, उनके डायमेंशंस को कंपेयर करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है वो ज़रा देखो। तो हम 2 फ़ायदे लिखेंगे। ठीक है, 2 फ़ायदे हैं इसके। पहला है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और दूसरा डिराइविंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। 2 इसके फ़ायदे हैं। एक तो इससे हम किसी इक्वेशन, जो फिज़िकल इक्वेशन कोई होगी, उसको चेक कर सकते हैं कि ये एक ठीक इक्वेशन है या नहीं, ये एक ट्रू इक्वेशन है या नहीं, उस फिज़िकल क्वांटिटी को ये सही बयान कर रही है या नहीं ये इक्वेशन, ये हम चेक कर सकते हैं। और दूसरा, कोई भी फिज़िकल फार्मूला, किसी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए कोई फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए। अब इनको ज़रा देखो एक एक करके। पहला तो चेकिंग correctness
ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि अगर हमने किसी इक्वेशन को चेक करना हो कि ये एक फिज़िकली करेक्ट इक्वेशन है या नहीं, ट्रू इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, वो ज़रा लिखो। प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ठीक है। ये ज़रा देखो, ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस on both sides of an equation must be same। ये है इसका स्टेटमेंट। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ एनी, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। अब इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड पे डायमेंशंस होंगे वही राइट साइड पे होने चाहिए, ठीक है। या ऐसा हम कह सकते हैं, इसको ऐसा भी स्टेट कर सकते हैं कि इन एडिशन or subtraction in addition or subtraction of physical quantities the quantities must have सेम डायमेंशंस, ठीक है। समझाता हूँ, रुको जरा कि ये क्या है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज द क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। या ऐसा कह सकते हैं कि टू क्वांटिटीज कैन बी, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है। इनको ज़रा देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे कि हमने बोला कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन, वो तो पहले डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स के जो डायमेंशंस होंगे वही इसके भी होंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो है वही राइट साइड पे होनी चाहिए डायमेंशंस। लेकिन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर फोर्स माइनस मास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस साइड पे हमने शिफ्ट किया, तो अगर दो क्वांटिटीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही है, तो ज़रूरी ये है कि उन क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। सेम यूनिट्स, सेम डायमेंशंस के क्वांटिटीज़ सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बस, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब ज़रा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल यही फोर्स का ही ले लो, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन। अब हमने चेक करना है कि ये एक सही इक्वेशन है या नहीं फिज़िकली, ठीक है। लेकिन खैर वो बाद में बताऊंगा लिमिटेशन। अब करना क्या है, अगर इसको डायमेंशनली करेक्ट साबित करना है तो उसके लिए लेफ़्ट साइड को पहले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, वो क्या है फोर्स, और जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसका भी हमें डायमेंशन आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml/t², और मास एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड का देखेंगे। मास एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन
m है और एक्सेलरेशन l पर t स्क्वायर, ये हो जाएगा ml पर t स्क्वायर। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के, तो इसीलिए ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है डायमेंशनली। या एक दूसरी इक्वेशन ज़रा देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे सेकेंड ईयर में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन है वो है ml पर टी क्यूब आई इनवर्स, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का, फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन ml पर टी स्क्वेयर, और चार्ज क्या होता है IT, ठीक है, IT, लेकिन इस पे एक इन्वर्स आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, सो दिस बिकम्स ml पर टी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे I इनवर्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस फिर राइट हैंड साइड के बराबर हो गए, तो मतलब ये भी डायमेंशनली एक करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट। अब ज़रा इसकी लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन वो क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये तो बता सकती है कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, लेकिन एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ठीक है, वो फिजिकली करेक्ट या तो हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अगर आपने इसको साबित कर दिया कि ये डायमेंशनली, डायमेंशंस के ज़रिए, डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए आपने साबित कर दिया कि इसके ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये फिजिकली ट्रू इक्वेशन होगी, बल्कि ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन फिजिकली भी हमेशा इनकरेक्ट होगी, ठीक है। अगर ये इनकरेक्ट है तो फिजिकली भी वो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी, और अगर करेक्ट है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फिजिकली बिल्कुल ट्रू इक्वेशन है, बल्कि हो सकता है उसमें कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, एक ऐसा कांस्टेंट जो कि उस इक्वेशन में हो ना, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फिजिकली भी वही इक्वेशन है। दूसरा एडवांटेज देखो, डिराइविंग फॉर्मूला, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे? देखो, मान लो हमें ये जो इक्वेशन है ये हमें पहले से मालूम नहीं, ठीक है, हम नहीं जानते कि फोर्स क्या चीज़ है, हम कैसे इसको बेस क्वांटिटीज़ में लिख सकते हैं या किस चीज़ का प्रोडक्ट है या जो भी। तो पहले आपने किसी फॉर्मूले को अगर डिराइव करना हो तो ज़रूरी ये है कि आपने पहले उस फिज़िकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस देखनी है कि वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया कि फोर्स डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन पे, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स, लेकिन हमने सिर्फ ये जाना कि हाँ फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे।
तो हम क्या करते हैं कि मान लो हमने ये जान लिया कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम कि किस पावर के साथ। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये इन्वर्स में है या डायरेक्ट रिलेशन में है, या कौन से पावर मास स्क्वायर में है या क्यूब में है, ठीक है। अगर हम ये नहीं जानते, ठीक है, तो हम सिंपली पावर लगा देते। अब डायमेंशंस को देखेंगे, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस बाय डायमेंशनल एनालिसिस पहले क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है कि आपको फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशंस मालूम होने चाहिए। जैसे कि फोर्स के हैं ml/t² और मास m के ऊपर अल्फ़ा लगा दो, l/t² के ऊपर बीटा। अब क्या करना है, ठीक है, इसको इसी तरह नीचे लेके आओ। हमने सिर्फ ये पावर्स फाइंड करने हैं ताकि ये हम यहाँ पे पुट कर सके और हमें ये पता लग सके कि रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स। सो मास के ऊपर अल्फ़ा, एल के ऊपर बीटा और टी के ऊपर -2 टाइम्स बीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया बीटा को। और ये उसी तरह यहाँ पे ठीक है, ये हम बता सकते हैं कि इसको ज़रा मिटाओ कि अल्फ़ा =1, क्योंकि यहाँ पे m की पावर, अब कंपैरिजन करनी है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे। अल्फ़ा 1 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे m की पावर क्या है 1, और बीटा क्या होना चाहिए, वो भी 1, क्योंकि यहाँ पे l की पावर 1, यहाँ पे l पे बीटा। यानी कि जो अल्फ़ा है वो 1 और जो बीटा है वो भी 1। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1 और a की पावर 1। अब इसका एक बड़ा एडवांटेज ये निकला कि इसने हमें ये बताया कि जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है और कौन से पावर के साथ है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कौन सा कांस्टेंट यहाँ पे लगाना है। कांस्टेंट के बारे में ये नहीं बता सकता, लिमिटेशन फिर भी लिखूँगा। ज़रा एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक तो फोर्स का हो गया, ये तो हम पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है। ज़रा टाइम पीरियड का देखो ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हमने ये जान लिया कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, लेकिन हमें पावर नहीं मालूम। तो यहाँ पे लगा लो अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा। उसी तरह ही कर लो, यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिंपली t इज़ प्रोपोर्शनल टू और ये हुआ एल को इकट्ठा कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और टाइम पीरियड -2 टाइम्स बीटा। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि -2 बीटा =1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा =0। पैसे कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि बीटा -½ एंड अल्फ़ा ½ कैसे, क्योंकि बीटा -½ है, उस साइड पे करेंगे तो +½ हो जाएगा। पुट कर दो ज़रा इक्वेशन में। सो t इज़ प्रोपोर्शनल टू l की पावर ½ और ग्रेविटी की पावर
-1/2, ठीक है, -1/2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, L/G का रूट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1/2 है और वहाँ पे +1/2 का पावर। अब इसने इक्वेशन यहाँ तक तो बता दिया कि इन पे पावर्स कौन से हैं और रिलेशन टाइम पीरियड के साथ कैसा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इन्वर्स और लेंथ का डायरेक्ट, लेकिन ये हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे हमें कौन सा कांस्टेंट लगाना है, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू ये चीज़। ठीक है, तो इस कांस्टेंट का हमें डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ पता नहीं चल सकता, इसको हमने कहीं और एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रा इसका लिमिटेशन ये लिख लो, लिमिटेशन लिखो, लिमिटेशन के हमने, ठीक है, कोई फॉर्मूला तो हमने इससे डिराइव कर लिया, लेकिन उस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो वी कैन गेट अ रिलेशन बिटवीन interdependent physical quantities but we cannot obtain the constant या एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, वो कांस्टेंट हम ऑब्टेन नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। अगर कांस्टेंट को भी जानना हो तो वो एक्सपेरिमेंटली आपको करना पड़ेगा, इस मेथड से हम कांस्टेंट को नहीं जान सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, डायमेंशनल एनालिसिस। इसके बाद MCQ करेंगे डायमेंशंस के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, MCQ की वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।